गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि पिछले वीडियो में यूटिलाइजेशन के पहले चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से 6 लेक्चर में चला है। ये 7वां लेक्चर है। तो जो भी यूटिलाइजेशन का जो पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है आपका, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर से कम 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करवाई जाएंगी। तो जल्दी उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, कि ताकि आपको आसानी हो कि हाँ मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, अच्छे से तो पूरा तैयार करना है, क्योंकि आपको जेई के लिए प्रिपरेशन करना है। अगर आप लोग जेई की क्लासेस चाहते हैं कि हम लोग जेई की स्टार्ट करें, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको जेई की क्लासेस की ज़रूरत है या फिर जेई की क्लासेस स्टार्ट करें। जैसे यूपीपीसीएल के लिए, आरआरबी जेई के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप लोग चाहेंगे। आज से जो हम लोग का नया चैप्टर है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का हमारा नाम है वैद्युत तापन, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग या इलेक्ट्रिकल हीटिंग, जो भी बोल सकते हैं आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग, हमारा एक पूरा चैप्टर चलेगा कि ये पूरा चैप्टर हीटिंग पे बेस्ड रहेगा, कि कैसे हमारी बहुत सारे टाइप्स की होती है। जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, इंडक्टेंस हीटिंग होता है, बहुत सारी हीटिंग होती है। उसको बहुत अच्छे से और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होती है। चलिए पहले हम यही जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है। उसके इंट्रोडक्शन को हम समझ लेते हैं कि क्या इसमें लिखा है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट उत्पन्न करने के गुण का हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, हीट उत्पन्न करने के गुण का उपयोग हम इंडस्ट्रियल वर्क, जैसे एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ मेटल है, हार्डनिंग ऑफ मेटल है, टेम्परिंग है, सतह का कठोरीकरण यानी सरफेस हार्डिंग है, एंड वेल्डिंग है, और घरेलू स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना बनाने के लिए, घरों को सुखाने के लिए और घरों को गर्म रखने के लिए। यानी इलेक्ट्रिक हीटिंग का हम इस्तेमाल या फिर प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ठंडी के मौसम में हम क्या हीटर का यूज़ करते हैं या फिर ब्लोअर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग की प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे अब क्या है कि हमारा जो एक बल्ब है वो भी हीटिंग पे ही काम करता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी फिनोमेना अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि वेल्डिंग का काम हो गया या फिर मेल्टिंग का काम हो गया है, हार्डनिंग का काम हो गया, टेम्परिंग का काम हो, ये सब काम क्या हो जाते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे घरों को सुखाने के लिए क्या करते हैं, ब्लोअर का यूज़ करते हैं या फिर एक हाइलोजन लैंप का यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंतर्गत आता है। खाना बनाने के लिए जो हम इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या जाता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंतर्गत आता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग हीटर देखें या फिर आप जैसे देखिए प्रेस है, वैद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक जो आयन होता है हमारे घर में, जैसे हम कपड़े को प्रेस करते हैं, वो भी किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग के फिनोमेना पे काम करता है। कि जैसे प्रेस की जो नीचे तली, जो आयरन की एक तली लगाई गई है, जैसे वो हीट होता है, वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे हम किसी कपड़े को इस्त्री कर सकते हैं या फिर आयन कर सकते हैं। आयन सभी लोग किए होंगे, उसको देख रहे होंगे, तो वो भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में हम समझ गए, इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब है कि हमें जिसका उपयोग करें, यानी कि हमें जिसमें गर्माहट की आवश्यकता हो या फिर हीटिंग करने की ज़रूरत हो, वो क्या हो जाती है, वो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंतर्गत आती है। देख लेते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा अगला पॉइंट है कि वैद्युत तापन के लाभ, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, क्या क्या लाभ है उसके, कि हम इलेक्ट्रिक हीटिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, और सारी हीटिंग से इस क्या डिफरेंस है। और सारी हीटिंग का मतलब क्या हो जाता है, कि जैसे कि हम फ्यूल के द्वारा भी हम हीट कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूल कोयले से क्या कर सकते हैं कि हम जैसे कि आपने देखा होगा गांव में या फिर हर जगह, क्या वो एक लोहे का इस्त्री यूज़ करते थे वो लोग, जिसमें कोयला पहले जलाते थे, फिर थोड़ी देर बाद वो हीट होता था, फिर हम करते थे। तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे डस्ट भी हो जाता था, फिर गंदगी रहती थी, बहुत ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती थी, प्रदूषण भी होता था। तो वो सारी चीज़ें हमारे वैद्युत जो अगर हमने इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ किया, तो वो सब स्किप किया जा सकता है। तो देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, क्या है, अन्य संसाधन तापन के, यानी कि लकड़ी, कोयला, गैस, तेल की तुलना में इसके अनेकों लाभ है जो निम्नवत हैं। बिल्कुल, देखिए लकड़ी अगर हम कहीं जला रहे हैं या फिर कोयला जला रहे हैं या फिर हम गैस तेल का यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रदूषण होगा। आपको भी पता है कि अगर हम फ्यूल का एज ए फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोयला या फिर लकड़ी जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रदूषण होने के चांसेस होते हैं, या फिर वहाँ पे सफाई नहीं रह पाती है, थोड़ी सी गंदगी हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से अच्छे कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ करें। जैसे कि क्या, अगर हम कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, जैसे कि कोयले वाले से होता था, तो क्या होता था, कभी कभी कोयले का पार्ट थोड़ा सा उड़ के आ जाता था, तो कपड़ा जल जाता था, फिर गंदगी हो जाती थी, कभी उसकी स्मेल भी एक आती है, तो वो भी आती। अब जैसे इलेक्ट्रिक आयन अगर हम यूज़ करें, तो क्या हो जाती है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं है हमारे कपड़े के। हाँ, उसमें जो होती है कटआउट होते हैं, जो टेम्परेचर को क्या कम या ज़्यादा करने के काम आता है, वो क्या हो जाती है, वो डिपेंड इस पर करता है
कि हमको कैसी ज़रूरत हो उस पर। क्या होती है, कपड़े का एक माइग्रेन लगा होता है, जैसे कि सिल्क, अगर हमारे पास सिल्क कपड़े को हीट करना है तो प्रेस करना है तो सिल्क पे लगा देंगे, कॉटन के लिए कॉटन पे लगा देंगे। फिर जितनी भी चीज़ें हमारी जिसको हमको प्रेस करना होगा उसके हिसाब से उस कटआउट पे या फिर माइग्रेशन पे हम वर्क करते हैं, तो जिसकी वजह से वो काम करने लगता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि पूंजीगत लागत रख रखाव की लागत कम आती है। इसकी पूंजीगत लागत कम आती है कि ठीक है, हमने एक बार ले लिया तो उसको बार बार यूज करेंगे। लेकिन हाँ, एक इसकी जो होती है वैद्युत खर्चे अधिक आते हैं। वैद्युत खर्चे का ये कि अधिक पावर पे ये काम करते हैं। जैसे आप प्रेस बहुत ज़्यादा यूनिट लेता है, आपको भी पता है कि 1000 वाट पे काम करता है तो बहुत ज़्यादा यूनिट लेता है। हम अपने घर में हीटर यूज करें तो वो भी बहुत ज़्यादा पावर लेता है। तो हाँ, पावर देखिए कुछ तो हमें क्या होता है, कुछ थोड़ा नुकसान तो सबसे, जैसे इलेक्ट्रिक हीटिंग से क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारे कॉस्ट आते हैं। कॉस्ट किसके आते हैं, बिजली के बिल का आते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनिट लगते हैं इसमें। देखिए पूंजी लागत रख रखाव की कम लागत आती है। इसकी दक्षता अन्य की अपेक्षा उच्च होती है। इसकी देखिए दक्षता डिपेंड करती है कि वो कितना अच्छा है या फिर कितना उसमें अंदर आइडियोलॉजी है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना उसमें अच्छाई है। तो अच्छाई इसमें इसलिए क्योंकि इसमें क्लीनेस है, इसमें प्रदूषण नहीं हो रहा है, या फिर वो सारी चीज़ें हैं जो कोयला, तेल और जो हम गैस यूज कर रहे हैं उसमें नहीं है। तो देखिए इसमें थोड़ी सी मैंने इफ़िशियंसी लिखी हुई है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये। देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा जो भी चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें जो हमारा है कि अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज करें तो उसकी दक्षता कितनी होती है। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है जिसको हम यूज करते हैं उसकी दक्षता हमारी 75% से लेकर 100% तक होती है। ऐसा बोला जाता है, लेकिन 100% किसी की इफिशियंसी नहीं होती है, वो सबको पता है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसकी जो हमारी इफिशियंसी या फिर दक्षता जो भी बोल रहे हैं हम, वो 75% से 100% होती है। फिर गैस हीटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसकी दक्षता 60% होती है। अगर ऑयल हीटिंग की बात करें तो उसकी दक्षता हमारी 50 से 60% होती है। और अगर हम कोल फ्यूल हीटिंग की बात करें तो वो 30%, यानी कि जो सबसे अधिक दक्षता वाली है वो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो गैस हीटिंग है। तीसरे नंबर पे बात करें तो ऑयल हीटिंग है। चौथे नंबर पे बात करें तो कोयला हीटिंग है या फिर कोल हीटिंग है, फ्यूल हीटिंग जो भी आप बोल सकते हैं। तो कभी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, जेईई के एग्जाम में, तो उसको उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना PDF तो मिल ही जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब इसमें थोड़े से और इसमें देख लेते हैं क्योंकि देखिए हमें हमारे पास नोट्स में वो लाइन होना चाहिए कि हम एग्जाम में उसको लिख सके, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए लिखा है वैद्युत तापन में किसी भी प्रकार की प्रदूषण नहीं होती है, क्योंकि रख रखाव अथवा धूल धुआं नहीं आता है। बिल्कुल इसमें कोई धूल धुआं या फिर ऐसा रख रखाव के लिए हमें अलग से इसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग और अन्य की अपेक्षा सबसे अच्छी है और सफाईदार है। देखिए चिमनी या अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग अत्यंत आसान होती है। कभी कभी देखते हैं कि आप रिमोट कंट्रोल भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्या आपकी जो इंडक्शन आती है वो क्या डिजिटल बेस पे आती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो रिमोट कंट्रोल पे आती है। जैसे कि हम अगर ब्लोअर का यूज़ करें तो ब्लोअर को भी हम क्या करते हैं, आजकल तो डिजिटली ब्लोअर आ गया जिसको हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी आ गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या हमारी रख रखाव की तो कोई अधिक कॉस्ट नहीं होती, लेकिन इसमें क्या सेफ्टी या फिर सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें शॉक लगने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारा अगला पॉइंट है ऑटोमेटिक कंट्रोल व रिमोट कंट्रोल से बचा जाने के लिए ओवर हीटिंग से बचा जा सकता है। देखिए क्या होता है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल, हमारा जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है या फिर रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम क्या ओवर हीटिंग से बच सकते हैं। मतलब कि अगर ओवर हीट हो गया तो क्या कर सकते हैं, हम उसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। वो क्या रिमोट के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल आपका इंडक्शन है, इंडक्शन में हमारे डिजिटल डिस्प्ले है, उस प्रकार देख सकते हैं। या फिर ब्लोअर का रिमोट देख लें, या फिर वैसे ही होते हैं बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट आजकल मार्केट में है जो रिमोट बेस हैं। अब अगला हमारा है कि ऊष्मा स्थानांतरण की विधि, यानी कि जो हम मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम कितना, हमारे कौन कौन से मेथड है, फिर कैसे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको जानने के लिए अगर आपने पहले इंटरमीडिएट में या फिर जो भी अगर फर्स्ट ईयर के क्लास किए होंगे तो उसमें क्या होगा, आपने फिजिक्स के क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा जो हीट चैप्टर होगा, या फिर उसमें जो थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट का ट्रांसफर। देखिए ऊष्मा स्थानांतरण यानी कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ऊष्मा स्थानांतरण के लिए निम्न विधियाँ, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर हमें हीट को ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि मतलब अगर हमारी ये कोई वस्तु हो गया, इसमें अगर हमको कोई हीट ट्रांसफ़र यानी कि A से B में हमें हीट को ट्रांसफ़र करना है तो क्या होगा, मेथड होगा। या फिर क्या अगर यहीं पे देखें कि ये पूरी हमारी कोई बॉडी है, अगर यहाँ पे हीट हो गया है तो यहाँ तक हीट होने में कितना टाइम लगेगा, फिर कैसे हीट होगा, इसके लिए कुछ प्रोसेस है, मेथड्स हैं जो देख लीजिए। आगे बताते हैं कि कैसे होता है। देखिए जो पहला है वो संवहन है, यानी कि जिसको
कंडक्शन बोलते हैं। जो हमारा संवहन है उसको हिंदी में संवहन बोलते हैं, इसको फिर अंग्रेजी में कंडक्शन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, संवहन विधि के द्वारा किसी एक वस्तु या उसी वस्तु के पूरे भाग या दूसरी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि अधिक ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे तक की जाती है, जबकि जब तक सभी जगह पर पूरे वस्तु पर तापमान बराबर नहीं हो जाता है। इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर ये कोई हमारे पास मटेरियल मान लेते हैं, कोई वस्तु है, तो क्या करें, अगर यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, अगर इसके पास हम कोई हीट दें, यहाँ पे अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे, और इस जगह पे हम इसको हीट देना, तो क्या होगा, ये यहाँ तो हीट हो जाएगा, लेकिन इस सिरे से, यानी कि ये अगर ये इस सिरा इसको मान ले, इसको बी सिरा मान ले, तो यहाँ से यहाँ हीट होने में कुछ समय लगेगा। तो अगर इस प्रकार का हमें हीट हो रहा है वहाँ पे, तो वो संवहन, यानी कि जब तक इस पूरे बॉडी में हमारा हीट क्या होगा, बराबर नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 3 सेंटीग्रेड है, तो पूरा अगर जब तक बॉडी 3 सेंटीग्रेड नहीं हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा संवहन कहलाता है। तो संवहन आपको समझ में आ गया। संवहन में क्या होता है, कोई बॉडी को हम क्या करते हैं, ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये सॉलिड में होता है, याद रखिएगा, इसको हम सॉलिड ठोस में करते हैं, जैसे लोहा हो गया, या फिर कोई मेटल की बॉडी हो, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कंडक्टर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फिर टंगस्टन है, या फिर जो भी ऐसे मटेरियल उस पर किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है संयन, जिसको हम कन्वेक्शन भी बोलते हैं और हिंदी में उसको संयन बोलते हैं। संयन भी ऊष्मा उत्सरण की एक विधि है जो द्रव व गैसों में अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चालन करता है। देखिए वो क्या था, जो हमने पढ़ा है, संवहन क्या था, वो ठोस के लिए थे, और जो संयन है ये द्रव और गैस के अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए, उसमें हीट जनरेट के लिए क्या इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या, देखिए ऊष्मा का डिसिपेशन भी होता है। देखिए इसमें इसके लिए एक फार्मूला लिखा गया, जो फार्मूला एग्जाम में आप लिखेंगे तो थोड़ा सा नंबर इंप्रूव होगा। 3.876 इंटू 10⁻⁴ ब्रैकेट में T1 माइनस T2, इसके अपान पे है 1.25। इसका जो यूनिट है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यूनिट याद रखिएगा, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। जहाँ पर T1 एंड T2 किसी हीटिंग सरफेस की वैल्यू है। हमेशा जो T1 और T2 किसी हीटिंग सरफेस की, यानी कि T1 क्या हो जाएगा, T1 कोई मटेरियल हो जाएगा। जैसे कि क्या होगा, अगर हमारे हाइड्रोजन गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम उसके अणु को भेजना है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो T1 हो जाएगा, और जब वो ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको हम T2 बोल देंगे। तो आप समझ रहे होंगे इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा संवहन है वो ठोस के लिए था, और जो संयन है ये हमारे द्रव और गैस के लिए हैं। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा विकिरण है। विकिरण को पहले चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं कि वो क्या हो जाता है, वो लाइट में होता है या फिर तरंगों के रूप में होता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। विकिरण भी ऊष्मा स्थानांतरण की एक उचित विधि है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तरंगों के रूप में होता है। इन तरंगों के माध्यम से बिना गर्म किए इन तरंगों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें क्या है कि कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है लाइट क्या है, लाइट को हीट करने की जरूरत, लाइट आया सीधे, वो लाइट हमारी सीधे रेखा में चलती है। तो यानी कि अगर भी इसके बीच में जो भी हमारा कोई आ जाएगा, जैसे ये लाइट चल रही है, या फिर कोई तरंग यहाँ पे जैसे अल्फा बीटा या फिर गामा, जो भी किरणें हमारी होती है वो इसमें जाए, तो अगर बीच में कोई यहाँ मटेरियल आ रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। यानी कि अगर इस वस्तु से प्रकाश या किरणें या तरंगे गुजरेंगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हीट हो जाएगा। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा माइक्रोवेव होता है। माइक्रोवेव अगर बहुत लोग नाम सुने होंगे, बहुत लोग के घर पे होगा माइक्रोवेव, तो उसका एक ये उदाहरण है। मेरे ख्याल से तीनों समझ में आएगा। 3 मेथड होते हैं ऊष्मा स्थानांतरण के। पहला है संवहन है, दूसरा हमारा संयन है, और फिर उसके बाद तीसरा हमारा विकिरण है। तो तीनों मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। जो हमारा संवहन है वो हमारे ठोस में होता है, जो संयन है वो हमारा द्रव और गैस के लिए होता है, जो विकिरण है वो हमारा तरंगों के लिए होता है। ये तीनों मेरे ख्याल से आपको समझ में अब बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब जो हमारा जो हमारा ये लास्ट वाला विकिरण है, उसमें क्या है, विकिरण का एक फार्मूला होता है जो स्टीफन ने नियम दिया था। स्टीफन के नियम अनुसार उसको हम वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। अगर आप लोग फिजिक्स में स्टीफन का नियम पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, हीट का फार्मूला। यहाँ पे H बराबर हो सकता है 5 × 7 इंटू 10⁻⁴ KE, ब्रैकेट में फिर है T1/1000 पे 4 है, माइनस T2/1000 पे 4 है, वाट पर मीटर स्क्वायर। आपको पूरा दिख रहा होगा, ये फार्मूला है। अब देखिए इसमें जो KE है ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। ये पूरा टर्म कांस्टेंट, ये 5.72 इंटू 10⁻⁴ क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, ये टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे T1 और T2 की केवल हमको वैल्यू चाहिए, तो K हमारा लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट है, जिससे रेडिएशन एफिशिएंसी भी बोलते हैं, यानी विकिरण दक्षता भी बोल सकते हैं। T1 क्या है, हीटिंग सरफेस का तापमान, यानी कि कौन सा सरफेस, जहाँ पे हमको हीट करना है, यानी जिस प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वो हमारा सरफेस है। और T2 क्या है, गर्म किए जाने वाले पदार्थ का तापमान है सेंटीग्रेड में।
मतलब अगर इस सरफेस पे हम कोई मटेरियल रख रहे हैं, इस मटेरियल को रख लें तो एक T1 क्या हो जाएगा इस सरफेस का तापमान जो इस सरफेस है, और T2 क्या हो जाएगा जो हम मटेरियल को हीट करें यानी कि जो इस मटेरियल का तापमान है। तो याद रखिएगा जो हमारा T1 है वो सरफेस का तापमान है और जो हमारा T2 है वो क्या है हमारे मटेरियल का तापमान है। अब देखिए यहाँ पे पूरा अगर इसमें कवर हो रहा होगा तो अच्छी सी बात है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बन गया ये। तो इसमें क्या है कि जो हमारा वैद्युत तापन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस पूरे जो हमारा पूरा चैप्टर वो इलेक्ट्रिक हीटिंग पे ही डिपेंड है। तो इसमें बहुत सारे हीटिंग है, सबको पढ़ना जरूरी, क्योंकि इसमें से एग्जाम में पक्का 10 नंबर के क्वेश्चन कोई ना कोई एक आना है, या प्रतिरोध तापन आ जाए, या प्रेरण तापन आ जाए, या आर्क तापन, मतलब कोई भी एक आए तो आ सकता है। देखिए क्या हमारी जो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वो देखिए कुछ टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने लिख दिया है। बेसिकली यहाँ पे मैंने 6 टाइप्स के लिखे हैं, जो आपके इस सिलेबस में उससे अधिक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लिखने की मैंने कोई ज़रूरत नहीं समझी। तो पहला जो हमारा है वो प्रतिरोध तापन यानी कि रेजिस्टेंस हीटिंग है। दूसरा हमारा प्रेरण तापन यानी कि हमारा इंडक्टर हीटिंग है। तीसरा हमारा आर्क तापन, इसको हम आर्क हीटिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा परावैद्युत तापन यानी कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है। फिर उसके बाद हमारा है क्या है सूक्ष्म तरंग तापन यानी कि माइक्रोवेव हीटिंग है। फिर अगला क्या है इलेक्ट्रॉनों की बौछार के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग। तो ये सारे इसके टाइप्स हैं, आप इसको अच्छे से नोट्स में बना लीजिएगा, 1 2 कर लीजिएगा। मैंने इसमें किया नहीं है, नंबरिंग नहीं किया है, तो नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इधर उधर जहाँ जहाँ आप इसको अच्छे से लिख। अब इन सब सारे पॉइंट्स के बारे में हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि हीटिंग कैसे, कि इंडक्शन में कैसे होता है। देखिए इंडक्शन में तो इंडक्शन आप घर पे यूज़ करें तो वो उसका एग्जांपल है। रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, हमारा आर्क हीटिंग होता है, डाइलेक्ट्रिक है, माइक्रोवेव है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम पूरे इसको थोड़े से डिस्क्राइब अच्छे से करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा इसके बारे में कि कौन सी कैसी, उसके कितने टाइप होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, उस सब के बारे में हमको लिखना पड़ता है। आगे हमारा पहला जो इसमें देखते हैं, पहले से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा है वो प्रतिरोध तापन यानी कि रेजिस्टेंस हीटिंग है। तो रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है उसको हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की हीटिंग क्या होता है। तो प्रतिरोध तापन एक भट्ठी के माध्यम से की जाती है, और ये 2 प्रकार के प्रतिरोध, आपने बहुत बार भट्ठी का नाम सुना होगा कि ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है या फिर इलेक्ट्रिक भट्ठी का नाम सुना है। तो उसमें वो भट्ठी में रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। कभी कभी बहुत सारे हमारे भट्ठी बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की मटेरियल का यूज़ किया जाता है, फिर उस हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। इसमें क्या है प्रतिरोध तापन है। प्रतिरोध तापन में क्या है कि ये 2 प्रकार का होता है। एग्जाम में देखिए डायरेक्ट आएगा कि प्रतिरोध तापन से आप क्या समझते हैं और वो कितने प्रकार का होता है, या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि डायरेक्ट हीटिंग क्या किसके अंतर्गत आता है, तो आप लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध तापन के अंतर्गत 2 आता है, एक हमारा प्रत्यक्ष आता है, एक अप्रत्यक्ष, यानी कि एक डायरेक्ट हीटिंग आता है, एक इनडायरेक्ट हीटिंग आता है। अब देखते हैं इसका कि पहला क्या होता है, यानी कि हमारा जो डायरेक्ट हीटिंग होता है वो क्या होता है। डायरेक्ट हीटिंग में क्या कैसे प्रोसेस होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डायग्राम दिखा दिया है, तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि क्या एक कंटेनर की तरह बना गया है। कंटेनर के अंदर क्या रखा गया है, 2 इलेक्ट्रोड रखे गए हैं। 2 इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रोड इनको सप्लाई दिया गया है। फिर इसमें क्या है कि हमने एक हाई रेजिस्टेंस पाउडर डाला हुआ है, रेजिस्टेंस जो हाई उसका पाउडर डाला हुआ है। फिर इसमें चार्ज है, जब जैसे ही पाउडर डालेंगे नीचे हम सप्लाई देंगे तो इसमें चार्ज आएंगे। जो चार्ज आपको पता है कि आयन के रूप में टूटते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे आके एकत्रित, यानी कि प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस इलेक्ट्रोड के पास जाके जमा हो जाता है, वो आपको पता होगा। अब आगे क्या है कि आगे हम देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है, उपरोक्त चित्र में डायरेक्ट मेथड को दिखाया गया है जो कि रेजिस्टेंस हीटिंग का एक प्रकार है, यानी कि ये भी क्या है रेजिस्टेंस हीटिंग का एक प्रकार है। और इसमें देख लेते हैं कुछ लिखा है थोड़ा सा। इस विधि में 2 इलेक्ट्रोड के माध्यम से उस मटेरियल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। गर्म किए जाने वाले पदार्थ के रेजिस्टेंस द्वारा उत्पन्न ऊष्मा द्वारा बनाई गई पदार्थ गर्म हो जाती है, इसलिए उसे डायरेक्ट हीटिंग कहते हैं। डीसी तथा सिंगल फेज एसी के लिए 2 तथा 3 फेज एसी के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जी जो हमारी ये डायरेक्ट हीटिंग है, डायरेक्ट हीटिंग इसमें क्या कह रहा है, इसका जो है मैम इसमें ये बोला जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम इसमें जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे 2 इलेक्ट्रोड के माध्यम से तो क्या हो जाता है, जैसे सप्लाई देते हैं तो प्रतिरोध के द्वारा जैसे ही वैद्युत धारा मिलती है तो प्रतिरोध के द्वारा क्या हो जाता है वो पदार्थ गर्म हो जाती है। इसको हम क्या होते हैं डायरेक्ट हीटिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है हाई रेजिस्टेंस पाउडर। देखिए क्या हो जाता है, इसको एज ए पाउडर भी बोल सकते हैं और पावर भी पावर इसका क्या है कि आर का पावर, लेकिन इसको एज ए पाउडर भी यहाँ पे क्या होता है इसके सरफेस पे कभी कभी वो जमा हो जाते हैं अंदर कंटेनर के, तो उसको उसको क्या उसको पाउडर के फॉर्म में, या फिर आप देखते हैं कि उसके दीवारों की तरफ लग जाते हैं, उसको हम पाउडर भी बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस पावर भी बोलते हैं। जैसे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर जो भी आप बोल सकते हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसको डीसी पे, यानी कि अगर इसको हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत है। अगर सिंगल फेज एसी दे रहे हैं तो भी इसको 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत, लेकिन अगर 3 फेज दे दें तो 3 फेज के लिए हम इसको 1 2 3 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे
नमक उष्मक भट्ठी है, यानी कि बाथ फर्नेस है, वाटर हीटिंग जिससे पानी गर्म किया जाता है, वो हमारा इसका एक एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट मेथड समझ में डायरेक्ट हीटिंग आपको समझ में आ रहा होगा, जो रेजिस्टेंस का एक पार्ट है रेजिस्टेंस हीटिंग का, जिसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, हाई रेजिस्टेंस पाउडर डाला गया है जिसको हाई रेजिस्टेंस पावर भी बोलते हैं। फिर इसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई जैसे ही देते हैं क्या हो जाता है वहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से वो हमारा जो मटेरियल होता है वो गर्म हो जाता है और उसको हम डायरेक्ट हीटिंग बोलते हैं। इसका यूज हम नमक उष्मक भट्ठी के लिए करते हैं, बाथ फर्नेस जिसको बोलते हैं, और वाटर हीटिंग के लिए जिससे पानी गर्म किया जाता है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा देख लेते हैं अप्रत्यक्ष तापन, यानी कि इनडायरेक्ट हीटिंग क्या है। इनडायरेक्ट हीटिंग में आप देख सकते हैं क्या है, इसके लिए मैंने डायग्राम बना दिया। एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाई जो हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट को लगाया गया है, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हीटिंग लगाई गई है, और इसके बाद क्या है हमने चार्ज, दोनों तरफ हमारे चार्ज आ रहे हैं। इनडायरेक्ट हीटिंग को हम क्या सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से इसके भी क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ के मटेरियल हीट हो जाते हैं। ये भी इसका इनडायरेक्ट का एक मेथड है। अब देखिए क्या कि इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन, यानी कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग भी प्रतिरोध तापन का ही एक प्रकार है, जिसका डायग्राम पीछे दिखाया गया है। इस विधि में इलेक्ट्रिक करंट को एक रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट में प्रवाहित कर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार ऊष्मा का उपयोग गर्म किए जाने वाले पदार्थ को चालन, संयन अथवा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कर गर्म किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है इसमें तीनों यूज किया, यानी कि चालन भी हम चालन के थ्रू भी कर सकते हैं, संयन के थ्रू भी कर सकते हैं और विकिरण के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, उसमें फिर हाई एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मटेरियल हीट हो जा रहा है। यानी कि समझ में आ गया, जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसको हम क्या करें, उसमें चालन, संयन या फिर विकिरण का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट है उसमें चालन, संयन और विकिरण का इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। और अगर कोई डाउट आ रहा है जो समझ में नहीं आ रहा, देखिए क्योंकि थियरी है तो इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक है, तो बस वही चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि केवल आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काम करेंगे, क्योंकि सेमेस्टर मैंने इसको सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से बनाया है। जेई की क्लासेस के लिए कौन कौन चाहता है कि जेई की क्लास है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम लोग जेई की भी क्लास ला देंगे। अब आगे की क्लास में देखेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग की कुछ एग्जाम्पल हैं, और हम इंडक्शन हीटिंग के बारे में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सारी वीडियो, आप जो पिछला आपका वीडियो छूट गया उस वीडियो को भी देख लीजिए, तो जितना ही आप पूरा पीछे वाला भी देख लेंगे तो एक साथ कवर हो जाएगा आपको। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।